ये लड़का बिल्डिंग के छत से फेंक दिया गया था। इसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसने फ्लोरेंस से मुलाकात की और फिर अटीला के रूप में अपना पुनर्जन्म लिया, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादूगरों का राज था और वहीं अटीला के पास जादू की एक बूंद तक नहीं थी। अब जब वो जंगल के बीच एक जंगली बन चुका था, अब उसे ऐसे दानवों से लड़ना था जो कि भालू से भी 5 गुना ज्यादा बड़े थे। ऐसे हालात में उसने वही किया जो वो कर सकता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लड़ना शुरू कर दिया और 10 दिन बाद उसका शरीर इतना मजबूत हो गया कि अब वो भालू भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। सिस्टम अलर्ट, पता चलता है कि कहानी का मुख्य पात्र चार्ल्स आइनहार्ट मिल गया है। ये सुनते ही एक आदमी तुरंत उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। चार्ल्स के लिए ये पूरी तरह पागलपन लगता है, लेकिन उसका विरोधी जवाब देता है कि ये हिम्मत का काम नहीं है। आत्मविश्वास से भरा फिर वो कहता है ठीक है, वो उसे हराएगा और राजा का रास्ता चलेगा। थोड़ी देर बाद वह सिस्टम विंडो बताती है कि चार्ल्स आइनहार्ट इतिहास का सबसे ताकतवर योद्धा है। जैसे ही वह चुनौती देने वाला लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार होता है, एक नोटिफिकेशन और आता है जो बताता है कि वो मूल लेखक जो अब एक साधारण एक्स्ट्रा के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है वही है। फिर दोनों हमले की तरफ बढ़ते हैं। हमला करने के लिए उनकी तलवार जोरदार टकराती है और टकराने की ताकत से उनके चारों ओर की जमीन टूट जाती है। तेजी से वह आदमी हवा में छलांग लगाता है हमला करने के लिए, फिर भी नीचे की ओर किया गया वार उसके प्रतिद्वंदी द्वारा तलवार से रोक दिया जाता है। उसके बाद वह कुछ दूरी पर उतरता है। शांतिपूर्वक चार्ल्स कहता है कि उसने ये मूव पहले ही सीख लिया है। फिर वह अपनी तलवार उठाता है जवाबी हमला करने की तैयारी में। फिर वह एक वार करता है जो कि हवा को चीरता हुआ दुश्मन की ओर बढ़ता है। दुश्मन को वो वार लगता है और उस प्रहार की ताकत से उसका विरोधी पीछे ढकेल दिया जाता है। बिना देर किए चार्ल्स छलांग लगाकर तलवार लेकर एक नया हमला के लिए नीचे आता है। आदमी को इतनी जोर से मारा जाता है कि वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर भी वह विरोधी अपना शरीर घुमाकर फिर से हमला करने दौड़ता है। तलवार सीधे उसके सीने में लगती है और मजबूती से चार्ल्स कहता है फिर अब अंत हो गया। फिर वो आखिरी वार के लिए उसको तैयार करता है। हमला आदमी के सीने में घुसता है और उसे हवा में उछाल देता है। उसी वक्त एक विशाल ऊर्जा स्तंभ उसके ऊपर गिरता है जिसके टकराव से बड़ा धमाका होता है और एक नई ताकत जाग उठती है। टकराव के बीचों बीच वह आदमी खड़ा होता है पूरी तरह जख्मी होकर। दूसरी जगह एक सूट में आदमी मिस्टर साटो सोडा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वह खुद को साटो सोडा बताता है और समझाता है कि वह एक उपन्यासकार है जिसे अपनी मुक्त 400 अध्याय वाली सीरीज के साथ चमत्कारी सफलता मिली है। वह सोवरेन की बहादुरी भरी गाथा का लेखक है। उस सिग्नेचर के साथ उसका काम आखिरकार एक गेम में बदला जाएगा। ऐसे उसकी अब तक की सारी मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली थी। ये सोचकर वो सामने रखे दस्तावेज पर साइन करने की तैयारी कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आगे उसका सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन ये तो उसने सोचा था जब अचानक वो खुद को बिल्डिंग से गिरता हुआ पाता है। एक आवाज कहती है शायद उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे वो हैरान हो जाता है। बिल्डिंग के छत के किनारे पर ऑफिस वाला आदमी उससे कहता है इसे दिल पर मत ले। फिर वो कहता है कि ये सब सातों की भलाई के लिए है। हताश होकर सातों गुहार लगाता है बचाओ बचाओ। वह गिर रहा है। अंत में वह आदमी बस कहता है ये बोलना कितना बेकार है। फिर सातो सोचता है क्या उसने सच में ये आवाज में कहा था। अचानक उस आदमी का चेहरा फट जाता है और बिगड़ जाता है और वह बताता है कि बस उसने उसके ख्याल पड़े थे। अचानक लेखक को ये ख्याल आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई इंसान नहीं है और तुरंत अजनबी के पैर उसके हाथों को ऊपर आते हैं और वो जोर से उनके हाथ दबाने लगता है, जिससे सातो किनारों को पकड़ा हुआ था अब चीख निकलती है जब उसकी उंगलियां कुचली जाती है। निराश होकर वह सवाल करता है यही उसकी जिंदगी का अंत था। फिर वह चिल्लाया कि यह अभी और जीना चाहता है। उसकी नजरें उस आदमी की तरफ उठी जो बिल्डिंग के छत पर खड़ा था। उसी पल उसके शरीर से एक ऊर्जा फूट पड़ी और ये ऊर्जा उसके चारों ओर के जमीनों को तोड़ते हुई एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट पूरे इलाके में फैल गया। मलबे के बीच वो सोचने लगा कि ये क्या था। शहर का जलते हुए देखकर उसने सोचा कि ये क्या, ये सब क्यों हुआ, ये सब किसने किया। उसके ऊपर तैरता हुआ आदमी उससे पूछता है क्या उसके पास बर्जर की ताकत है या बर्बरता का अधिकार। थोड़ी देर बाद उस आकृति का हाथ उसके तरफ बढ़ा। जब वो हवा में लटका था उसे अजनबी ने उसकी साधारण ताकत की तारीफ की। फिर उसने कहा कि अब इस ताकत के साथ सातों एक नई जिंदगी जिएगा। जैसे ही उसका चेहरा फटने लगा उसने घोषणा किया कि ये सब दुनिया में होगा जो उसने खुद बनाई है। फिर उसने उसे छोड़ दिया ये कहते हुए कि फिर मिलेंगे। गिरते हुए वो एक फूटते हुए ज्वालामुखी की तरफ गिरा, फिर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सामने के नजारे को देखते हुए उसने सवाल उठाया कि ये क्या है, ये सब सच है क्या। थोड़ी देर में एक सिस्टम विंडो उसे शासक की वीर गाथा की दुनिया में स्वागत करती है। ये देखकर वो सोचता है क्या ये वही दुनिया है जो उसने खुद बनाई है। फिर वो मुड़ता है और जंगल के आ रही किसी हलचल को महसूस करता है। डर के मारे सातों बेबस होकर भालू से भागना शुरू कर देता है। जानवर अपना पंजा उठाता है, मारने के लिए तैयार रहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सातों कहता है उसे यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर रखी कुल्हाड़ी की तरफ जाती है और जल्दी से उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और वो जानवर की तरफ दौड़ा। भालू गरजा और हमला करने को तैयार हो गया। वार सीधे जानवर के सिर पर लगा। वो जीव जमीन पर जोर से गिर पड़ा, पूरी तरह से हराया हुआ। नीचे पड़े भालू को देखते हुए उसने पूछा यह क्या बकवास चल रहा है, यह क्या भला है। उसे एक रहस्यमयी आदमी ने इमारत से फेंक दिया था। नतीजे वो खुद के ही लिखे उपन्यास की दुनिया में पहुंच गया और उसका शरीर भी वह पूरी तरह से अलौकिक स्तर पर विकसित हो चुका है। उस पल उसने परफेक्ट तरीके से ट्रेन किए हुए अपने बाइसेप्स को महसूस किया। उसने अपनी मजबूत छाती और पूरी तरह से परिभाषित पेट को भी देखा। फिर उसने अपने शरीर के उभरे हुए मसल्स पर हैरानी जताई। लेकिन बस यही नहीं, उसकी इंद्रियां पहले से भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। एक पल के लिए उसने अपने आसपास की हवा की खुशबू सूंघी
उसे वही जानवर जैसी गंध महसूस हुई जो पहले आई थी। हालांकि इस बार उसे एहसास हुआ कि ये गंध से ज्यादा की थी। स्थिति को देखते हुए उसने सोचा सही होगा कि वह जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाए। अचानक जंगल से एक चिल्लाहट सुनाई। जैसे ही वो करीब गया उसने देखा पेड़ों के बीच जमीन पर कई लाशें पड़ी। एक औरत वहाँ देख रही थी। उसे समझ आ गया कि उसके सारे साथी मर चुके हैं। 4 भालू इलाके में इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद भालू उस औरत को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। वह गलती से एक टहनी पर पैर रख देती है जो उसके नीचे से टूट जाती है और एक भालू उसकी तरफ सर घुमा लेता है और वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है। फिर एक भालू उस पर हमला करने तेजी से दौड़ता है और वो खुद को संभालती है। कुल्हाड़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं और भालू उस पर हमला करने ही वाला था। तभी साटो भालू को पंच मारता है पूरी ताकत से, जिससे भालू दूर जाकर गिरता है। और इधर साटो भी अपनी नई ताकत से हैरान था। वो हैरान था कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। और फिर वो लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और लड़की भी उससे देखकर हैरान होकर। लेकिन एटिला तो मर चुका था। लेकिन उसने जल्दी से उसे पीछे मुड़कर देखने को कहा। बाकी के 3 भालू भी उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जैसे ही वह उनसे सामना करने के लिए मुड़ता है वो घबरा जाता है और घबरा कर बोलता है अरे नहीं, इनसे मैं एक साथ नहीं लड़ सकता। थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने बस पूछा क्या सच में नहीं लड़ सकता। जानवर गरजते हुए उसके तरफ आगे बढ़े। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक जानवर पर हमला किया। पहला भालू मारा गया और उसने गिनती शुरू कर दी। बिना रुके वह दूसरे जानवर पर भी कूद पड़ता है। एक लात दूसरी जानवर को लगती है और काउंट चलता रहता है। 2 भालू पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। फिर वो आखिरी बचे हुए भालू के पर मुक्का मारता है। तीसरा जानवर एक चट्टान से जा टकराता है और वहीं गिर जाता है। जैसे ही काउंट खत्म होता है जमीन पर पैर टिकाते हुए वो कुल्हाड़ी उठाता है। एक ही झटके में वो एक सटीक वार करता है। एक भालू का पंजा पूरी तरह से कट जाता है। औरत देखती रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती। फिर वो आगे बढ़ता है। आखिरी भालू उसके शरीर के ऊपर। फिर वो पूछता है कि ये लड़की किसके बारे में बात कर रही है। अचानक वो औरत पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि उसे भरोसा था कि वो जिंदा वापस आएगा। ये गले लगाना उसे बिल्कुल चौंका देता है। बिना छोड़े वो कहती है कि गांव वाले सब खुश होंगे और उसे जल्दी निकलने को कहती है। उसी वक्त सिस्टम विंडो पर एक अटीला नाम के किरदार का प्रोफाइल दिखता है। उसकी उम्र 16 साल है। तुरंत बाद अटीला की यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती है। बीते हुए वक्त की तरफ बढ़ते हैं। वे मौत से पहले की आखिरी याद तक पहुँच चुके हैं। वह सारी नई जानकारी को समझने लगता है। यादों के बीच उसे पता चलता है कि अटीला एक भालू के शिकार के दौरान मारा गया था, जो कि आदमियों के साजिश के कारण खुद को वयस्क साबित करने की एक परंपरा थी। धोखे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का चेहरा साफ दिखता है। उसे एहसास होता है कि वह जंगली सहायक पात्र के रूप में पुनर्जन्म हुआ है और वह अफसोस करता है कि वह मुख्य किरदार नहीं बन पाया। महिला पूछती है कि क्या हुआ, तो वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। फिर वह उसके घावों को देखता है। नीचे झुककर वह उससे कहता है कि उसके पीठ पर चढ़ जाओ ताकि वे गांव वापस जा सके। वह उसे चेतावनी देती है कि गांव 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वह जोर देता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वह उसे वहां अकेले नहीं छोड़ सकता। आखिरकार उसे अपनी पीठ पर उठाता है और तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगता है। एक हरे भरे घाटी में अटीला चट्टान की चोटी से छलांग लगाता है। तेजी से उतरते हुए वह एक पेड़ से फल भी तोड़ लेता है और तुरंत बाद वह कहता है कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। वह अपनी साथी को भी देता है, लेकिन वह बिल्कुल मना कर देती है। दोनों एक घाटी में पहुंचते हैं जहां ब्लैक वुल्फ जाति का बसेरा है। 2 जनजाति के लोग हैरान हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि अटीला को भालू मार चुके हैं। सभी के बीच घिरा हुआ वो उस जगह को देखता है और कहता है कमाल है, ये सारी जगह उस स्केच से बिल्कुल मेल खाती हैं जो कभी मैंने बनाए थे। उसके सामने जो नजारा है वो ब्लैक वुल्फ जनजाति की दुनिया ही है। गाँव वालों की तरफ मुड़कर वो कहता है कि ये सबसे बड़ी इनाम है जो लेखक को सम्मान के तौर पर मिल सकता था। एक प्रभावशाली आदमी भीड़ में से गुजरता हुआ अटीला का नाम बुलाता है। उसके सामने खड़ा है उसका पिता, वो महान योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही 5000 सैनिकों की सेना को हरा दिया था। काले भेड़ियों के कबीले का प्रमुख मुनुक उसे ध्यान से देखता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसका बेटा उसके सामने कुछ कहना नहीं चाहता। अटीला बोलता है कि वह वापस आ गया है। कबीले का नेता उसे जोर से गले लगाता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मुनुक अपने बेटे का स्वागत करता है। लड़का वहीं रुक जाता है। मौके पे सब बोलती बंद कर देते हैं। मुनुक भावुक होकर कहता है कि वो सच में वापस जी उठा है जैसे पुराने ज्ञानी ने बताया था। फिर वो जोर से चिल्लाता है कि काले भेड़ियों की कहानी सच थी और गर्व से बताता है कि वो बहुत खुश है। फिर सरदार बड़ा जश्न मनाने को ऐलान करता है। वादा करता है कि खाना पीना ऐसे मिले कि सब भर भर के खा पी सके। रात को पूरा कबीला आग के पास जमा हो जाता है, दावत करता है और महान मार्शल भगवान राजा की जय जयकार लगाता है। अटीला बड़े आराम से खा रहा होता है और कहता है कि वो तो हमेशा खाना खा सकता है। तभी एक आदमी उसे एक मग पीने का ऑफर करता है जिसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। पीछे जनजाति का योद्धा नाच रहे थे जबकि बाकी ढोल बजा रहे थे। यह नृत्य महान मार्शल भगवान राजा की कहानी दर्शाता है। कहानी बताती है कैसे वह निडर योद्धा अपने दुश्मनों द्वारा मारा गया था लेकिन फिर मृतकों से लौट आया। एक नर्तकी तेजी से चलती हुई कुल्हाड़ी उठाए हुए नाच रही थी। वह घूमती है और हर मुंह को बखूबी अंदाज में देती है। एक तेज घुमाव के साथ नृत्य और ज्यादा जोर पकड़ जाता है। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन खत्म हो जाता है। इस तरह रक्षक की कहानी खत्म होती है।
गांव अब सुरक्षित हो गया। गांव वाले नए जोश के साथ जश्न मना रहे हैं। वो जश्न मनाते हुए सोचता है कि अगर सच में यह उसकी कहानी की दुनिया है तो असली दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। वो रास्ता है परीरा। वहाँ सबसे ताकतवर जादूगर रहता है क्योंकि वहाँ का रास्ता बनाता है। अटीला मांस का टुकड़ा खा रहा है। इसी वक्त एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि अटीला ने 4 भालुओं को हरा दिया। ब्लेड काला भेड़िए के कबीले का योद्धा उसकी तारीफ करता है, उसकी शानदार उपलब्धि के लिए इसकी तारीफ करता है। फिर उसे बताता है कि अब वो एलीट योद्धा समूह का हिस्सा बन गया है। ब्लेड वुल्फ कबीले के किसी भी सदस्य के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है और साथ ही यह मुखिया बनने की भी शर्त है। इसलिए ब्लीड उसे जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है। जश्न के साथ साथ चुपके से तीव्र सत्ता के लिए लड़ाई भी शुरू हो जाता है। अटीला अचानक मग को हवा में रोक देता है और उसे पलट देता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सुगंध देता है। यह देखते हुए ब्लेड पूछता है कि क्या हुआ, वह क्यों नहीं पी रहा है। सीधे सवाल पर अटीला कहता है कि बेहतर होगा कि बात करना छोड़ो और सीधा लड़ो। ब्लेड जवाब देता है कि काफी समय हो गया है और मजाक में कहता है कि उसने कुछ दिलचस्प बातें सीख ली है। वह चेतावनी देता है कि ज्यादा घमंडी मत बनो क्योंकि उसे कभी भी पता नहीं कि कौन कौन से जादू इस्तेमाल हुए। फिर ब्ला कहता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है और रात का पूरा मजा लेना चाहिए। अटीला उससे रुकने को कहता है लेकिन योद्धा पर अलविदा कहकर अपने लोगों के साथ चल देता है। अलाव के पास खरगोश खाने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक लड़का आता है, मोजू से कहता है कि वही जानवर का शिकार करने वाला था। नेता मुस्कुराया और बोला ये लड़का बड़ा योद्धा बनेगा। ये अपने छोटे भाई ब्ला से बिल्कुल अलग। कभी पिता न पाकर अटीला समझ नहीं पा रहा था कि इस हालात में कैसे बर्ताव करे। अगर उसका पिता होता तो शायद वो भी ऐसे ही बात करता और तारीफ पाता। अचानक मुनुक उसे पास बुलाता है, फिर कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ है। फिर मुखिया उसे उस श्रेष्ठ योद्धा का निशान देता है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एक ही शिकार में 3 या उससे ज्यादा भालुओं को हराता है। मुनुक पूछता है कि क्या वह बोल नहीं पा रहा और कहता है कि ये वो सम्मान है जिसके लिए कोई भी योद्धा अपनी जान दे दे। फिर वह जल्दी से उसे निशान पहनाता है। अटीला पट्टा बांधने की कोशिश करता है लेकिन समझता है कि उसने कभी पहले ऐसा नहीं किया। अजीब तरीके से वहाँ खड़ा होता है, उसका पट्टा उलझा हुआ होता है। मुनुक पूछता है क्या हुआ तो अटीला बताता है कि उसने अपना हाथ थोड़ा चोटी कर लिया है और सही से पट्टा ठीक नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मुखिया खुद पट्टा बांधने की पेशकश करता है। पट्टा ठीक करते हुए गांठ उसके कमर पर बिल्कुल सही बैठी है। मुनुक उठकर कहता है कि अटीला बहुत बड़ा हो गया और यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो बस धन्यवाद करता है। फिर मुखिया उससे सिर पर हाथ रखता है और उसके बाल हल्के से सुलझाता है। कहता है कि उसे ज्यादा खुश दिखना चाहिए लेकिन अटीला जवाब देता है उसे शर्म आती है। मुनुक जोर से चिल्लाता है कि सर कोई बात नहीं क्योंकि 16 साल की उम्र में योद्धा बनना किसी ने पहले कभी नहीं सुना। बाकी जनजाति के सदस्य उसे जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू करते हैं। अटीला सारी तारीफों पर मुस्कुराया। मुनुक ने अपना मग उठाया और ब्लैक वुल्फ के गुमनामी योद्धाओं के नाम टोस्ट किया। कबीले के सारे लोग जश्न मनाने के लिए अपने मग उठाते हैं। वह जवान अभी उसके साथ टोस्ट करता है सोचते हुए कि शायद ये जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। फिर अचानक एक आदमी का मग उसके हाथों से गिरता है और वो आदमी होते हैं अटीला के पिता। अटीला के पिता अचानक से बदल जाते हैं एक राक्षस के अंदर और इधर उधर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और ये देखकर अटीला हताश होकर अपने पिता को पुकारता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।